तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था एंड देन हमने बताया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड देन वर्क डन हम लोग शायद डिस्कस कर रहे थे, यही था ना? चार था। हाँ सर। वर्क डन बाय पाव भाजी ये चीज भाजी का work done by the gas. How is that defined? It was defined as P dV का इंटीग्रेशन। कुछ प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाला। आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है तो गैस कितना वर्क करेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, और ये पता है ये 0 आया था। आइसोथर्मल में क्या वर्क डन था, एंड एक और प्रोसेस डिस्कस किया था शायद पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्वेश्चंस लिखा था जनरल P V to the power M is equal to constant। M को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, तो किसी को याद है फॉर्मूला W is equal to क्या था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस, या उससे भी ज्यादा अच्छा था NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस M। बच्चों इसको हमने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। डेरिवेशंस भी ध्यान में रखना है, फाइनल रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज को ऐसे भी दे दिया T रूट V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक प्रोसेस है और टेम्परेचर चेंज किया है डेल्टा T फॉर N मोल ऑफ ए गैस। पूछूंगा व्हाट विल बी द वर्क डन, तो बहुत ही सिंपल सा कहोगे, क्या लिखोगे, N R डेल्टा T अपॉन 1 माइनस M। कौन बताएगा कि इसके लिए M क्या है, यही से स्टार्ट कर रहा हूं। कौन सबसे पहले बताता है? शायमा ने बताई हाफ आया, आयुष ने कम बताया हाफ। हाफ तो नहीं है आंसर, पी वी टू द पावर एम है, यहाँ पे टी वी रूट वी है ना। तो क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो टी को कर दो पी वी अपॉन एन आर रूट वी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, है ना। सो m यहां पे आ जाएगा 3/2। पुट द वैल्यू ऑफ 3/2, रिजल्ट निकल गया। क्लियर यहां तक? क्या बोर्ड सबको दिख रहा है? So work done in cyclic process. Okay. Now
सपोज P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है, P वर्सेस V ग्राफ, और उसमें से तुम्हें कहा जाए कि टू फाइंड वर्क डन। तो शायद हमने बता दिया था कि वर्क डन होता है P dV का इंटीग्रेशन y वर्सेस x होता था, y dx का इंटीग्रेशन एरिया होता था, ऑन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो दिस एरिया, जो लास्ट क्लास मिस किए थे उनके लिए भी, दिस एरिया विल गिव वर्क डन। लेकिन ये ध्यान देना है, P वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एरिया है। और कभी कभी चुपके से ऐसा भी सवाल दे देता है, इस पे दे दिया V, सॉरी इस पे दे दिया P और इस पे दे दिया V, और पूछ दिया वर्क डन क्या होगा। A to B प्रोसेस में। So, हमने शायद कहा था, और कितने बच्चों ने लिखा है, नोटबुक चेक करो, क्या ये एरिया होगा? नहीं सर। नो सर। No, sir. नो सर। वॉल्यूम एक्सिस पे ये वाला एरिया होगा, ग्रीन वाला एरिया होगा, है ना? ये एरिया वर्क डन नहीं। दिस इज द कॉमन डाउट्स, मोस्टली बच्चे ये फेस करते हैं। नेक्स्ट लिखो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। कोई कहेगा सर साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस इज कि जिस स्टेट से हमने स्टार्ट किया, फाइनली उसी स्टेट पे आ जाए। A, B, C और A, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। A, B, C, A, ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। सो इस पूरे में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस A, B, C, A, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, वर्क डन for the process AB plus work done for the process BC plus work done for the process CA। और यहाँ पे देखोगे वर्क डन AB में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी यहाँ पे, चूंकि एक्सपैंड कर रहा है। इन BC वर्क डन विल बी दिस एरिया, बट ये निगेटिव होगा बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है। और CA में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ये सबको बताया था। टोटल वर्क डन अगर लिखना है, टोटल वर्क डन, तो दिस प्लस दिस, सो सबको क्लियर है कि ये वाला एरिया आ जाएगा, एंड इन दिस केस नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। सो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन कितना हो जाएगा? एरिया अंडर द लूप, साइक्लिक प्रोसेस है तो क्लोज लूप बनेगा, इन PV ग्राफ। और ये पॉजिटिव लोगे, कब पॉजिटिव लोगे? जब क्लॉकवाइज है। और निगेटिव कब लोगे? जब एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, निगेटिव आया है, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखना? नो सर।
क्योंकि केमिस्ट्री में करोगे तो यही उल्टा लेते हैं, और एग्जाम में तो भूल ही जाओगे यार क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया था कि निगेटिव लिया था, है ना। तो ये सब मेडिकल वालों को लिए छोड़ दो, रट्टा मारने वाली चीजें, तुम लोग रट्टा मत मारो। तो क्या करना है कि देखो हायर प्रेशर पे क्या हो रहा है, हायर प्रेशर पे गैस कंप्रेस हो रहा है, हायर प्रेशर पे गैस कंप्रेस हो रहा है, दैट मींस गैस निगेटिव वर्क कर रहा है ना। देखो यहाँ पे इस सवाल में, तो यहां तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, तो हमारा 15 मिनट तो चला गया लास्ट लेक्चर्स को ही समझाने में, और अभी तक भी सारे बच्चे नहीं आए हैं। महान बच्चे हो गए हो तुम लोग, 75 का स्ट्रेंथ है, अभी तक 57 आए हैं, तो ब्लॉक ही कर देते हैं। अब आके भी क्या करेगा। चलो अच्छा, ये P वर्सेस V ग्राफ है, और बहुत क्विकली मुझे ये निकाल के बताओ व्हाट इज द वर्क डन फॉर द प्रोसेस AB कितना है इन टर्म्स ऑफ P नॉट V नॉट, वर्क डन इन प्रोसेस BC कितना है, सॉरी BC के बाद CD और DA। चलो 2-4 बच्चे हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो सो रहे हैं। यज्ञेश, प्रसाद, बस 2 बच्चे, 4 बेकार ही बोल दिया, एक चेतना, 3 बच्चों ने। मैं सबको ना एग्जिट करा दूंगा, बाहर निकाल दूंगा अगर तूने इंटरेक्ट नहीं किया तो। बताओ वर्क डन इन AB निकालने में दिक्कत आ रही है। वर्क डन इन AB एरिया अंडर दिस कर्व, ये वाला एरिया एक्सपांड कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, P नॉट into 2V नॉट। Work done in the process BC isochoric process है 0। Work done in CD, I hope कि सबने लिख लिया होगा, Yes, sir. this area, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन, पैरेलल साइड हो गया ये बच्चों 3P नॉट बाई 2, ये हो जाएगा 2P नॉट Into H. पैरेलल साइड का समेशन इनटू परपेंडिकुलर 2V नॉट, ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा 7P नॉट
V naught by 2 and work done in dA that is 0. किसी को कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ पे जो साइन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, रीजन इज ये कंप्रेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया था। एक बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, कभी कभी तो टीचर भी गड़बड़ कर देते हैं। अब एक प्रोसेस है P वर्सेस V और वो प्रोसेस ना ऐसा सर्कल जैसा बन गया है। और यहाँ का प्रेशर लेट्स P1, यहाँ का प्रेशर लेट्स P2, यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का वॉल्यूम V2। Work done will be area under the curve, so work done by the gas क्या होगा? So I will give the two pi options. into P2 minus P1 का whole square. I will give the two option. Option 1. अब देखो ये जो ग्राफ है ना, उसमें स्केल से लेके मेजर करोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये सपोज 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर का है जो तूने ग्राफ बनाया उसमें। So area work done will be pi P1 minus P2 नहीं P2 minus P1 P1 का whole by square 2 by का 2 का whole whole square. square। अब साइमा बताएगी कि नहीं पाई इंटू V2 minus V1 by 2 का होल स्क्वायर। दोनों का तो दूसरा बताएगी पाई इंटू P2 minus P1 by 2 into V2 minus V1 by 2, है ना? और ऑप्शन डी all of the Option D. above Option D. B Option D. option रहेगा सर। A and B. will be the work done for this cyclic process. All of the above. सर डी। All. All मतलब डी ऑप्शंस कर रहे हो ना, मैक्सिमम बच्चे लगता है डी बोल रहे हैं। एनीवन एल्स? श्रेयस मोरे? सर डी होगा डी। So work नहीं done सर by डी the नहीं होगा reaction. सर। हाँ यार, वर्क डन बाय द गैस ही पूछ रहा हूँ। और पॉजिटिव है, अभी तो पॉजिटिव है। हायर प्रेशर पे कंप्रेशन हो रहा है। अनुरूप? शाहिल पठान करके है क्या? अबिद, पार्थ अबिद? नहीं है। अनुराग? नहीं है। गौरव ने सही आंसर बताया, सिर्फ गौरव ने सही आंसर बताया। Sir, A and B. सर ए ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखना है, इसमें लगता है कि डी करेक्ट है, बट ओनली सी इज करेक्ट। रीजन इज कि जब हम वर्क डन लिखेंगे ना तो वर्क डन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तभी वो जूल में आएगा। सिर्फ प्रेशर का स्क्वायर जूल नहीं हो सकता है, सिर्फ वॉल्यूम का स्क्वायर जूल नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। So magnitude वही रहेगा ना? नहीं, बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्यों नहीं होगा। अभी जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना
actually no one is going to measure this area. तो ये एरिया मेजर नहीं करेगा एक्चुअली में, कि ये जो कोई गया स्केल लिया और इसको एरिया को मेजर किया। जैसे अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया P वर्सेस V, सारे बच्चे ये ध्यान दें, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये स्केल ले गया और स्केल से ऐसे मेजर किया, ये आया 5 सेंटीमीटर और ये आया 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं करेगा। तो सर ऐसा क्यों? जब तुम लोग बचपन में ग्राफ ड्रॉ किए होगे तो तुम क्या करते थे, यहाँ पे एक लिखते थे स्केल क्या लेते हो वाई एक्सिस पे। सपोज एक यूनिट को तुमने लिया 10 पास्कल लिया, ऐसा रहता था ना, एक यूनिट को 10 पास्कल लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस पे भी तुम लिखते थे कि हमने क्या लिया स्केल। यहाँ पे एक जो डिवीजन से उसको लिया सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब या 5 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ लेते थे। एंड देन यू ड्रॉ द प्लॉट द ग्राफ। इज इट क्लियर? अब किसी ने 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर क्यूब लेके किया, किसी ने 1 सेंटीमीटर को सॉरी 1 डिवीजन को 20 सेंटीमीटर क्यूब लेके किया। क्या दोनों का ग्राफ इक्वल लेंथ का आएगा? क्या नहीं, अलग नहीं, अलग सर। लेंथ हो जाएगा? तो क्या कोई रियली में स्केल ले जाके ऐसे के मेजर करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया है, ये लिखते हैं। ठीक है? अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये सर्कल जैसा आ गया, ये लेंथ और ये लेंथ इसलिए ऐसा हो सकता है इक्वल आ गया कि जो हमने डिविजन्स लिए हैं, एक डिविजन को कुछ वैल्यू दिया है। अब मान लो तुम लोगों से मैंने से किसी ने एक डिविजन को 10 सेंटीमीटर क्यूब लिखा, एक दूसरा बच्चा है यही ग्राफ ड्रॉ कर रहा, बट 1 डिविजन को उसने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिखा, 1 डिविजन को, तो उसी का ग्राफ कैसा हो जाएगा? और ये डिविजन्स दोनों ने सेम लिया, तो उसका ग्राफ जो हो जाएगा वो इस शेप का आ जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। इलिप्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो वो क्या डिविजन्स तुम ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रहा है। और इलिप्स का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई इंटू ए बी। नहीं पढ़े हो तो बाद में पढ़ लोगे, मैं अभी बताता हूं। कहोगे सर ए क्या होता है? ये होता है मेजर एक्सिस 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस ए होता है और सेमी माइनर एक्सिस बी होता है। तो एक वॉल्यूम एक्सिस का आर्म लेना है और दूसरा एक वॉल्यूम एक्सिस का और एक प्रेशर एक्सिस का। तो P और V दोनों टर्म होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था बच्चों? डेल्टा U प्लस W में अब ये टर्म लिखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस टाइप का गैस है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज F अलग अलग गैस का अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा। U इक्वल टू ये होता है। केमिस्ट्री में तुम लोगों को शायद ये पढ़ाएंगे कि दिस इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब अभी इसका कोई स्टेट है, P V T कुछ है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ है, और इसको किसी इस पॉइंट पे लेके गए, इनिशियल स्टेट से कोई स्टेट पे ले गए, तो यहाँ पे इसका P V और T कुछ है।
तो अभी इस सिचुएशन से इस स्टेट में ले गए, और यहां से यहां ले जाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसे लेके गया या ऐसे लेके गया या ऐसे लेके गया। ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी का, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ है। यहाँ का इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इसको किस पाथ से यहां लाया है। क्लियर? दैट मीन्स जो डेल्टा यू होगा NF/2 R delta T, that is independent of path. That means अगर ये प्रोसेस 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा यू एक से बी ले जाने में फॉर द पाथ 1, फॉर द पाथ 2, फॉर द पाथ 3, all will be equal. Is it clear? तो इंटरनल एनर्जी में हम लोग बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके हैं, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे लिखना है ये। अब आ जाता है डेल्टा क्यू, दूसरा टर्म। डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है एंड इफ यू आर सप्लाइंग द हीट दे रहे हो, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा इफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और डेल्टा क्यू निगेटिव होगा अगर हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। अगर मान लो गैस है हॉट, उसका टेम्परेचर ज्यादा है और फिर वो कूल डाउन हुआ, तो वो सराउंडिंग को कुछ हीट देगा, तो उस केस में डेल्टा क्यू क्या कहेंगे? निगेटिव कहेंगे। तो ये साइन कन्वेंशंस क्लियर? बच्चों मान लो एक साइक्लिक प्रोसेस लिया ABCA, तो इन साइक्लिक प्रोसेस व्हाट विल बी डेल्टा यू? Can we say that delta U will be 0 because initial Delta T is 0. and final state is same? Is it clear? अब कहोगे सर डेल्टा Q is equal to फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये लिखेंगे, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस ये हो जाएगा बच्चों 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू W, है ना। दैट मीन्स टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? टोटल हीट सप्लाइड के बराबर होगा। दिस इज नेट हीट सप्लाइड। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो कुछ प्रोसेस में हो सकता है हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया होगा और कुछ दूसरे पार्ट के प्रोसेस में कुछ एनर्जी सराउंडिंग को उसने रिलीज किया होगा। तो इसमें टोटल हीट सप्लाइड है, मतलब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर के ही आया है। दैट मींस कभी अगर साइक्लिक प्रोसेस से पूछा जाए व्हाट इज द नेट हीट सप्लाइड, तो तुम क्या करोगे? एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होगा, तो तुमने वर्क डन निकाल लिया है ना। इज इट क्लियर? बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। हमने ऐसा डिस्कस किया था ऑलरेडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का एस से जनरली हमने डिनोट किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाज डिफाइंड एज कि अगर कोई सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू एनर्जी दिया है, उसका मास m है और डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज हुआ, तो अगर यूनिट मास होता और यूनिट डिग्री से टेम्परेचर चेंज करना होता है तो कितना एनर्जी देना पड़ता, हीट एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट केल्विन। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा क्यू को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एम एस डेल्टा टी। कैपेसिटी का कुछ लोग यहाँ पे सी वे यूज करते हैं, बट कन्वेंशन ये है कि अगर सी यूज कर रहे हो सो वे यूज स्मॉल सी, यूज करते हैं या एस यूज करते हैं। नाउ अब तुम लोग खुद से मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो बच्चों। मोलर हीट कैपेसिटी यू कैन डिफाइन delta Q by N delta N. delta Q, amount of heat required to raise temperature by unit Kelvin of unit 1 mole, mole. 1 mole, and we denote it by capital C. This is called molar heat capacity. That means delta Q is equal to NC delta T. और अभी अभी हम एक साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस, साइक्लिक नहीं, एक पॉइंट डिस्कस करे थे। ए और बी दो स्टेट है, यहां से यहां ले गए। अगर हम ऐसे प्रोसेस करें या ऐसे करें या ऐसे करें, इफ आई आस्क यू कि डेल्टा यू सब में कैसा है, तो यू विल से दैट डेल्टा यू सेम है। दैट मीन्स ए से बी प्रोसेस किए, चाहे पाथ 1 से गया, चाहे पाथ 2 से गया, चाहे पाथ 3 से गया, इन ऑल द 3 डेल्टा टी सेम है, isn't it? क्या डेल्टा क्यू सारे 5 में सेम है क्या? अभी अभी बताया था ये सेम है। अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाय द गैस इन पाथ 1, क्या ये इक्वल है? No, या sir. आप सही लिखा? अगर 1 की बात करें तो ये वाला एरिया होगा, अगर 2 की बात करें तो ये पूरा एरिया होगा, और 3 की बात करें तो ये पूरा एरिया होगा। सो ये स्टेटमेंट सबको क्लियर? Yes, sir. Yes. कोई Yes. बता सकता है कि डेल्टा क्यू फॉर द पाथ 1 और डेल्टा क्यू फॉर द पाथ 2 इज इट इक्वल? No, sir. क्या इसमें भी रिलेशन यही वाला रहेगा क्या? Yes. बिकॉज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सारे पाथ के लिए डेल्टा यू तो सेम है, तो जिसका डब्ल्यू ज्यादा उसका डेल्टा क्यू ज्यादा। सो दिस इज द रिलेशन। अब मैं कहूं कि डेल्टा, इफ पाथ 1 के लिए मोलर हीट कैपेसिटी C1 है, पाथ 2 के लिए मोलर हीट कैपेसिटी C2 है, पाथ 3 के लिए मोलर हीट कैपेसिटी C3 है, तो क्या ये C1, C2, C3 सेम होगा या अलग अलग होगा?
अलग Same अलग होगा। होगा सर। कहोगे सर अगर हम Different ए होगा। से बी की बात करें तो डेल्टा टी तो सबके लिए सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, वही सैंपल ले रहे हैं, डेल्टा क्यू अलग है। तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे C1 इक्वल टू डेल्टा Q1 बाई एन सी डेल्टा टी। C1 इक्वल टू डेल्टा Q1 अपॉन एन सी सॉरी एन डेल्टा टी। सारे प्रोसेस के लिए डेल्टा टी सेम, जो मैं बता रहा हूं डेल्टा यू सबका सेम है। Q1 सबसे छोटा है तो C1 सबसे छोटा और C3 सबसे बड़ा। इज इट क्लियर? Yes. अच्छा बताना, एक और पाथ अगर मैंने ऐड कर दिया, एक और पाथ ऐड कर दिया, ये भी ए से बी जा रहा है, अगर ये फोर्थ पाथ है तो बताओ इसका C4 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, C3 से भी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। होगा कि नहीं? अब बताना ए से बी हम जा रहे हैं, कोई गैस, उसका इस गैस का मोलर हीट कैपेसिटी, अगर कोई पूछे कोई गैस है उसका मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, तो तुम कहोगे यार पहले प्रोसेस तो बता दो कौन सा कर रहे हो, उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रहे हो, है ना? समझा क्या? ये जो अलग अलग पाथ है मतलब अलग अलग प्रोसेस है, अलग तरीके से उसको हीट कर रहे हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस इज डिफाइंड, हाउ मेनी मोलर हीट कैपेसिटी फॉर ए गैस will be defined. इनफाइनाइट। Infinite. Infinite molar heat capacity होगा, अलग प्रोसेस अलग मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? कुछ बच्चे ना रट्टा मारते हैं, मेडिकल वाले स्पेशली, कि दो होता है, कौन कौन? सीपी और सीबी। क्लियर? तो लिख लो यहाँ पे, हाउ मेनी मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर अ गैस। Answer will be infinite. Different process, we have different molar heat capacity. क्या मोलर हीट कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी हो सकता है? अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ज्यादा भी नहीं समझ में आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी जब कंप्रेशन could be positive, could be negative, could be zero, or it could be infinite also. क्या कोई बता सकता है मोलर हीट कैपेसिटी जीरो कौन सा प्रोसेस के लिए? चूंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत बढ़िया, सही सही जवाब था। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कुछ हीट देते नहीं है, हमने अभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा। कुछ हीट देते ही नहीं है, जब बिना दिए हुए हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या कहेंगे? जीरो। इनफाइनाइट कौन से प्रोसेस के लिए होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में कितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कहेंगे कि इनफाइनाइट हीट देना पड़ेगा, मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगा। एंड इट कुड बी निगेटिव, जब हम लोग आगे देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी निगेटिव भी हो सकता है। कैसा प्रोसेस होगा?
वो डिस्कस करें। अब हमें पढ़ना जो है वो दो स्पेशल टाइप के मोलर कैपेसिटी, दो स्पेसिफिक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है। एक मोलर कैपेसिटी डिफाइंड है, हमने अभी बताया अलग प्रोसेस अलग मोलर कैपेसिटी। प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो डेफिनेशन क्या है मोलर हीट कैपेसिटी का? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। इज इट क्लियर? और यहां एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। जिसको जाना है बच्चों वो एग्जिट होके जा सकता है, वैन का जिसका ये है ना, और बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, दिस इज द डेफिनेशन। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो बच्चे एकदम ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसके लिए डब्ल्यू क्या होगा? 0 तो डब्ल्यू हो गया बच्चों 0। सो इसके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू इक्वल टू अभी हमने क्या लिखा है? एन सी डेल्टा टी होता है। अब ये सी किसके लिए लिख रहा है? अभी प्रोसेस हमारा फिक्स है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको अलग नाम देते हैं, अलग ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसको लिख लेते हैं सीवी। तो इस समय डेल्टा क्यू को क्या लिख लिया? एन सीवी डेल्टा टी। सी को सीवी क्यों नाम दिया? बिकॉज वी आर डूइंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो एन सीवी डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा यू। इज इट क्लियर? लेकिन डेल्टा यू तो अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़े थे, क्या होता है? एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, पढ़ा था ना? हाँ सर। Yes, sir. डेल्टा यू पढ़ा था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने सीवी अभी डिफाइन कर रहे हैं, सीवी डिफाइन किया अभी, तो वो सीवी कितना हो जाएगा? सीवी हो जाएगा एफ बाई टू आर। सीवी फॉर ए गैस, molar heat capacity at constant volume for a gas is F by 2R. That means molar heat capacity for monatomic gas कितना होगा? molar heat capacity for diatomic gas कितना होगा? You can say that. Clear? So ये हो गया तुम्हारा ये इसको हमने CV कर दिया, CV इतने के बराबर आता है हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना? एक दूसरा स्पेशल केस है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एकदम अच्छे से समझना बच्चों, इसमें 2-3 बार देखना, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। सब एक जैसा दिखता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर से यही इक्वेशंस लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा क्यू को लिखेंगे एन सी डेल्टा टी, दिस इज द डेफिनेशन। बट इसको स्पेशल नाम देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं पी।
दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। कुछ डिफाइन निकाला था क्या मोलर कांस्टेंट प्रेशर पे? एनीवन? डेल्टा डेल्टा वी एन, P delta V. हाँ पी डेल्टा भी, एक और लिखा एनआर निकाला डेल्टा था, वी, एनआर डेल्टा टी। एनआर डेल्टा टी, याद है ना सबको? एनआर डेल्टा टी। तो बच्चों यहां से देखना, और डेल्टा यू को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/2 आर डेल्टा टी, ये डेल्टा यू है। तो यहां से देखो एन 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 है ना, सीपी इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? F/2 R प्लस एनआर। नहीं, एन कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ सर, आर। और ये तो सीवी है, और ऐसे भी डेल्टा यू को अभी क्या लिख दिया, डेल्टा यू का टी होता है, इसी को सीवी क्या, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। अब सुनना, ये कांस्टेंट प्रेशर्स की बात हो रही है ना, तो डेल्टा क्यू को लिखेंगे एन सीपी डेल्टा टी, जो प्रोसेस है उसका सी, लेकिन डेल्टा यू जो होगा वो हमेशा एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। यहाँ पे बिगेस्ट कंफ्यूजन बच्चों में होता है, सर प्रोसेस तो कांस्टेंट ही है, डेल्टा यू को एन सीवी को लिखेंगे। डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट, डेल्टा यू इज ऑलवेज दिस, और इसी को तो हमने सीवी कहा है, निकाल लिया। तो डेल्टा यू को हम ये लिखें या इसी को एन सीवी डेल्टा टी लिखें, वट एवर द प्रोसेस बी। इज इट क्लियर? डेल्टा क्यू को हम एन सी डेल्टा टी लिखेंगे, सी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग होगा, बट डेल्टा यू विल बी सेम फॉर ऑल द प्रोसेस, एन सीवी डेल्टा टी ही लिखेंगे। सो सीपी इज इक्वल टू अभी क्या आ गया, सीवी प्लस आर। बच्चों यहां तक क्लियर? 100% समझ में आया अनिकेत? यस सर। तुझे नहीं जाना है प्रैक्टिकल्स के लिए? नहीं सर, मेरा टाइप कॉलेज नहीं। जाना है सर। तो फिर अभी कैसे नहीं गए अभी तक? 9 बजे निकलता हूँ घर से सर। ओके चलो गुड। तो मोलर कैपेसिटी हमने डिस्कस कर लिया, सीपी एंड सीवी। You can make a chart, type of gas, है ना, यहाँ पे CV लिखो, यहाँ पे CP लिखो, बहुत छोटा सा चार्ट। मोल एटॉमिक गैस, CB बच्चों F/2R होता है, ये होता है F/2R प्लस R, ये हो जाएगा 3/2R, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2R, isn't it? डायटोमिक गैस 5 होता है, 5/2R, ये हो जाएगा प्लस 1 7/2R। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, 6/2R, दैट मीन्स 3R, ये कितना हो जाएगा 4R। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर जाना है। ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया है। सुना, मोलर हीट कैपेसिटी दो तो स्पेसिफिक कर ही लिया, अब सवाल आते हैं, सवाल को सॉल्व करने के लिए आईआईटी बहुत बार ऐसे सवाल पूछा है। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस PV⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना, 2 3 4, तब सवाल इजी कर लोगे।
देखना कितना सिंपल सा है। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देखो इसमें कितने सारे चीज आ जाएंगे। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q को लिखेंगे NC डेल्टा T। डेल्टा U को क्या लिखेंगे? NCV डेल्टा T। हमने कहा दिया है ऑलरेडी लिखना है, या NF/2RT। W किसी को याद है? NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस M। क्या कोई याद किया है? ये याद है? प्रणव पगारे अभी आज भी बताया था ये। दिस इज द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस। Yes. Yes. Sir. अब जब ये लिख लिया तो हमें क्लियरली दिख रहा है C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस M। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4 स्टार मार्क लगा दिया। अब कोई कहेगा कि मुझे ना PT इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक प्रोसेस है, इसका मोलर हीट कैपेसिटी बताओ, और ये डायटोमिक गैस है। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस PT is equal to constant for diatomic gas। तो सर ये क्या आप सवाल पूछ रहे हो? आप बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हो। पहले तो मुझे M निकालना है यार। ये M1 है क्या? कैन वी राइट इन दिस वे? T को PV से रिप्लेस कर सकते हैं, PV बाई NR। NR इधर गया कांस्टेंट, 1/2 क्या बात है। P स्क्वायर V इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं PV टू द पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। सो M कितना हो गया? हाफ। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस C इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? C इक्वल टू लिखेंगे CV। व्हाट इज द CV? डायटोमिक गैस है, 5/2R 5/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 1/2। क्लियर? सो कितना आ जाएगा? 5/2R 9R/2 प्लस 2R दैट इज इक्वल टू 9R 4.5 बाई 2। बच्चों ये 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, जबकि ये सवाल अगर टीचर्स नहीं पढ़ाए, कुछ बच्चे खुद से करते तो बहुत टाइम लगता है ना। पूरा बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूला निकाला था उसको यूज कर लिया। क्लियर? ये अब इसमें इनफाइनाइट हम हर बार सवाल पूछेंगे, बहुत सारे टेस्ट बनाएंगे। कभी PT इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, कभी P/T स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, कभी VT³ इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे। इस प्रोसेस के लिए बताओ क्या होगा? हम कितना भी लिखे तुम तो खुश हो गए यार, सर क्या इजी सवाल पूछते हो। इज इट क्लियर? हम ऐसे दें, यू कैन फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों थोड़ा सा टफ सवाल पे जाते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं, कोई कह दे प्रोसेस जो है P इज इक्वल टू P0 प्लस अल्फा V है, एक ऐसा प्रोसेस है। P इज इक्वल टू P0 प्लस अल्फा V। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस। अब ये टफ सवाल हो गया, ये IIT लेवल का सवाल है, ये इरोडोव का सवाल है। Find molar heat capacity for this process. कहोगे सर
क्या ये प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आएगा? नहीं, एक्चुअली जब ये करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा वो कुछ वेरिएबल आएगा, इन फंक्शन ऑफ v निकालना है सपोज। इसका चेक करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं का, जैसे अभी तक कांस्टेंट आ रहा था, जो भी था F/2R था या कुछ भी था। तो जब वेरिएबल रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। dq को क्या लिखेंगे? nc/dt, nc/dt। du को क्या लिखेंगे? ncv/dt। और dw को पता है तुम्हें क्या लिखना है? व्हाट इज द डेफिनेशन? pdv। अब जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी से करते हैं वो एक आध दिन स्ट्रगल करते हैं कि क्या करें, या आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लिखना है, हमें आइडिया बताना है कि जब ऐसे लिख लिया तो हमें यहाँ dt है, इसको भी किसके फॉर्म में लिखना है? dt dt के फॉर्म में लिखना। dt के फॉर्म में। मतलब मुझे dv नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? dt चाहिए। दैट मीन्स dv की जगह dt लिखना है तो वी नीड रिलेशन बिटवीन v एंड t, वी नीड रिलेशन बिटवीन v एंड t एंड देन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कहोगे सर हमें तो ये पता है pv इज इक्वल टू nRT होता है, और आपने प्रोसेस का इक्वेशन ये दिया है, ये प्रोसेस का इक्वेशन है। तो हमेशा जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं 1000 टाइम्स बोल चुका हूं, इसको अच्छे से करना है। जब भी कोई भी ये दिया हो तो ये तो हमें पता ही है, और एक प्रोसेस का इक्वेशन दिया रहेगा, है ना। अब मुझे टारगेट था कि v और t में रिलेशन लिखना है। क्यों v और t में रिलेशन लिखना है? बिकॉज वी नीड टू रिप्लेस dv इन टर्म्स ऑफ dt। सो p का वैल्यू यहां से पुट कर दो, p नॉट प्लस अल्फा v इंटू v दैट इज इक्वल टू nRT। नाउ डिफरेंशिएट इट। p नॉट v का हो जाएगा dv अल्फा v स्क्वायर का हो जाएगा 2 अल्फा इंटू v dv, चेक करो, दैट इज इक्वल टू nRdt। कैन वी राइट दिस? सो बच्चों dv इज इक्वल टू क्या आ गया? dv इज इक्वल टू हो गया nRdt अपॉन p नॉट प्लस 2 अल्फा v, और इसको हम यहां पे पुट कर देंगे ncvdt प्लस p को भी p नॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं, p नॉट प्लस अल्फा v, p लिख लिया, और dv को इतना लिख लिया nR dt अपॉन p नॉट प्लस 2 अल्फा v। देखो यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है, dt। सो c कम्स आउट एज cv प्लस p नॉट प्लस अल्फा v अपॉन p नॉट प्लस 2 अल्फा v इंटू r। दिस इज द CV। ये हो गया बच्चों जेई लेवल का सवाल, एडवांस लेवल का सवाल। कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ में आया कुछ कुछ? तो अगर मैं लिख दूं कि v इज इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूं, p इज इक्वल टू
V is equal to alpha plus beta t cube. और मैं पूछ दूं व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी? ये तो आसान है, निकाल सकते हो क्या? इस प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? कोई आंसर जल्दी से करो, कौन बताता है? बच्चों ये टफ सवाल चल रहा है, ये जेई एडवांस लेवल का चल रहा है, तो परेशान मत हो ना। फिर से देखो, लेकिन ये आइडिया अगर क्लियर हो गया ना तो ये चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq को यही लिखना है nc dt, du को लिखोगे ncv dt और dw को लिखोगे pdv। अब मेरा टारगेट क्या होगा सबको पता है। प्रशांत क्या करना है अब? सर डीवी निकाल लेंगे और dv सब्स्टिट्यूट को कर देंगे dt के टर्म में लिखना है। That means we have to find relation between dv and dt। और देखो ये तो अच्छी बात है कि ये ऐसा दिया हुआ है, v और t में ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, तो कैन बी राइट dv इज इक्वल टू अल्फा तो कांस्टेंट है 0, बीटा और देखो टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर dt। तो dv को यहां पे पुट कर दिया, nc dt ncv dt प्लस p, dv को लिखेंगे 3 बीटा t स्क्वायर dt। अब सवाल हो सकता है कहेगा कि नहीं मुझे सिर्फ t में चाहिए रिलेशन, फंक्शन c एज ए फंक्शन ऑफ t या c एज ए फंक्शन ऑफ v, जो भी कहेगा, तो p में नहीं चाहिए। तो p को तुम रिप्लेस कर सकते हो, क्या रिप्लेस कर सकते हो? v by t। nc dt इज इक्वल टू ncv dt प्लस p को लिखोगे nr t बाई v और v को लिख लोगे अल्फा प्लस बीटा t क्यूब। v को लिख लिया nrt बाई v, p को लिख लिया प्लस इंटू 3 बीटा t स्क्वायर dt। नाउ c इज इक्वल टू cv प्लस n तो चला जाएगा, dt चला जाएगा, r रहेगा 3 बीटा स्क्वायर 3 बीटा t क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा t क्यूब। इज इट क्लियर?